बिजनेस इन्वायरमेंट, ये दो वर्ड्स, इसमें दो वर्ड है, बिजनेस और इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मीन्स कि इसका फैक्टर कस्टमर्स, मार्केट, सप्लायर्स, डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल, लीगल, वहाँ का जो है सोशल, कल्चर, ये फैक्टर जहाँ पर बिजनेस है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये बिजनेस, हमारा बिजनेस जो है इसका प्लेस जहाँ भी है, ये बिजनेस, ये इस फैक्टर के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, इस इंटरेक्शन कैसा है इस फैक्टर के साथ, ये इसी से उसको डिपेंडेंस करता है बिजनेस पे कि कितना वो सक्सेसफुल रहेगा बिजनेस। ठीक है, वो कैसे रिएक्ट करता है, जैसे कि बिहार को ले, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा इस एग्जाम्पल से। बिहार हो गया, एक गुजरात हो गया, दो स्टेट है। आप ये समझो वहाँ पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर क्यों नहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है प्लांट या कोई भी बिजनेस करना चाहती, कोई भी व्यक्ति, क्योंकि वहाँ पर जो फैक्टर, एनवायरमेंट फैक्टर है, वो सही है ही नहीं। वहाँ पर देखो कस्टमर्स का, चलो कस्टमर कुछ हद तक सही भी है, मार्केट, ये सप्लायर्स, ये सभी चीज़ का प्रॉब्लम है, डेमोग्राफिक है, पॉलिटिकल है, सोशल, कल्चर है। ठीक है, ये सब इन्वायरमेंट जो है फैक्टर, वहाँ पर बिजनेस जो है यहाँ पे सपोर्टिव नहीं है, यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता। ये जो भी फैक्टर है इन्वायरमेंट को, ये बिहार में सपोर्ट नहीं करता। बिजनेस अगर करते हैं, अगर बिहार में बिजनेस कोई करते हैं तो सपोर्ट नहीं करता, जो कि गुजरात में आपको सपोर्टिव है, सप्लायर से बेहतर है, कस्टमर्स आपको मिलेगा, कस्टमर्स है, डेमोग्राफिक जो है समुद्री इलाका है, इधर पॉलिटिकल, लीगल है, बिहार का जो राजनीति है उस जो मतलब ये सब जो है सोशल, कल्चर जो है वहाँ पर, ये सभी जो है एक फैक्टर जो है बिजनेस को डिटरमाइन करता है कितना सक्सेसफुल होगा वहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है। क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है आपका, डू बिजनेस ऑपरेट इन आइसोलेशन, या बिजनेस एक अकेले, मतलब बिजनेस खुद से, यानी कि इन्वायरमेंट नहीं है, क्या बिजनेस खुद से बिना इन्वायरमेंट के ऑपरेट कर सकती है? कभी नहीं, ये इसका नेवर। आप सोचो एक जंगल है, आप उसमें चले गए, वहाँ पर कोई नहीं है, आप वहाँ पर बिजनेस का स्टार्ट किए, कोई भी धंधे स्टार्ट किए जंगल में, वहाँ पर कोई नहीं आता जाता है, मतलब कुछ भी नहीं है, आप किसी भी घने जंगल में जाए और वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर दे, कुछ भी बेचना स्टार्ट कर दे, तो क्या सक्सेसफुल होगा बिजनेस? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस जंगल में इन्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इन्वायरमेंट मीन्स क्या, ना जंगल में आपके कस्टमर्स है, ना मार्केट है, ना सप्लायर्स है, ना डेमोग्राफिक है, ये सब कोई भी फैक्टर नहीं है। यानी कि कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल होगा ये डिपेंड करता है वो इंटरेक्ट कैसे करता है अपने इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, एक था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसका होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है, डायनेमिक होता है, मल्टी फेस्टेड होता है, और फार रीचिंग इम्पैक्ट। आप समझो इसका मतलब, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है बहुत जटिल है, जैसे कि आप जैसे कि मार्केट है या सप्लायर से कुछ भी, कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स जो कि आप उसके मतलब सही से अनुमान नहीं लगा सकते, जैसे कि कस्टमर का चॉइस ही है, जैसा क्या ये कॉम्प्लेक्स है, ये जटिल है, उसको पता करना। कॉम्प्लेक्स का अगर ट्रांसलेट करें हिंदी में तो होता है इसका जटिल, कठिन है ये पता करना है, कुछ का चॉइस, कस्टमर का चॉइस चेंज होते रहता है, ये वो पता करना। ये डायनेमिक हो गया। डायनेमिक मतलब इन्वायरमेंट जो है डायनेमिक है। कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बिजनेस इन्वायरमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट है। ठीक है, ये टॉपिक है बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये कॉम्प्लेक्स होता है, डायनेमिक होता है, यानी कि इन्वायरमेंट एक जैसा कभी नहीं रखता, ये बदलते रहता है। जैसे कि 5 साल पे गवर्नमेंट बदल जाना, 5 years पर गवर्नमेंट का चेंज हो जाना, ये भी डायनेमिक है, ये बदलते रहेगा। डेमोग्राफिक चेंज हो जाना, मार्केट चेंज हो जाना, जैसे कि 4G का आ जाना, 5G का आ जाना। ठीक है, मल्टीफेस्टेड मतलब कि जो चेंजेज हुआ किसी के लिए तो वो अगेंस्ट में चला गया, वो चेंज वो किसी के फेवर में हो गया। ठीक है, ये हो गया मल्टीफेस्टेड। फार रीचिंग इफेक्ट मतलब हो गया
कि जो भी ये इन्वायरमेंट में चेंज होगा उसका इम्पैक्ट जो भी होगा बिजनेस पे वो फार रीचिंग इम्पैक्ट मतलब कि लॉन्ग टर्म तक रहेगा। ठीक है, इसका फार रीचिंग इम्पैक्ट मतलब कि ये लॉन्ग टर्म तक रहेगा। ओके, लॉन्ग टर्म तक रहेगा। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का? कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, डायनेमिक है यानी कि चेंज होते रहता है, मल्टीफेस्टेड मतलब कि ये किसी के चेंजेस बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस किसी के लिए अगेंस्ट में जाएगा तो किसी के लिए फेवर में होगा, और फार रीचिंग इम्पैक्ट यानी कि जो भी चेंजेज होगा वो बिजनेस पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालेगा। ओके, ये हमारा करेक्टरिस्टिक्स हो गया। इन्वायरमेंट में जब चेंजेज आती है तो उसको प्रॉब्लम यानी कि जब मैनेजमेंट है उसको प्रॉब्लम क्या क्या फेस करता है? प्रॉब्लम जो है ये मैनेजमेंट क्या क्या प्रॉब्लम फेस करेगा अगर इन्वायरमेंट चेंज होने लगे, चेंज हो जाए तो क्या प्रॉब्लम फेस करेगा? तो 3 तरह का प्रॉब्लम फेस करता है मैनेजमेंट। क्या चीज का? डाइवर्सिटी का, ठीक है, अनसर्टेनिटी का और कॉम्प्लेक्सिटी का। डाइवर्सिटी, अनसर्टेनिटी और कॉम्प्लेक्सिटी। अब आता है डाइवर्सिटी। क्या होता है डाइवर्सिटी? मतलब कि बहुत सारा फैक्टर है इन्वायरमेंट में, बहुत ज्यादा फैक्टर है। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे माइक्रो लेवल का माइक्रो फैक्टर होता है, मैक्रो फैक्टर होता है, यानी कि मतलब बहुत ज्यादा फैक्टर है। तो उसको जो विभिन्न तरह के बहुत ज्यादा फैक्टर है और मैनेजमेंट को ये डिफिकल्ट होता है कि जितने भी फैक्टर है वो मतलब उस फैक्टर में क्या चेंजेस होंगे क्या नहीं होंगे, वो डाइवर्सिटी है। अनसर्टेनिटी भी वो ऐसा ही है कि जैसे कि 12 फैक्टर है, उसमें कब क्या चेंजेज होगा कि कब नहीं होगा, ये अनसर्टेन है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी मतलब समझने में दिक्कत, जो भी अगर चेंजेज हो भी जाए, ये तो चेंजेज जो है होने वाला है, इसमें जो चेंजेज हो भी जाए तो उसको मैनेजमेंट अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता, उसको समझ ही नहीं पता कि चेंजेज जो हुआ है क्या चेंजेज है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम फेस करता है एक मैनेजमेंट जब इन्वायरमेंट चेंज होता है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक की रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो इसमें क्या होता है? एक्सचेंज करता है। रिलेशनशिप क्या चीज का है? एक्सचेंज करने का रिलेशनशिप है। एक्सचेंज क्या क्या चीज क्या करेगा? ऑर्गेनाइजेशन और इन्वायरमेंट के बीच में क्या क्या चीज का एक्सचेंज होगा? इंफॉर्मेशन का होगा, इंफॉर्मेशन का होगा, रिसोर्सेज का होगा, और एक दूसरे को, एक तो एक्सचेंज हो गया और दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करेंगे, इन्फ्लुएंस एंड पावर भी एक दूसरे को दिखाएंगे। ओके, ऑर्गेनाइजेशन और इन्वायरमेंट। तो क्या क्या रिलेशनशिप है? एक्सचेंज करने का रिलेशनशिप है, जिसमें एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन का, रिसोर्सेज का और इन्फ्लुएंस एंड पावर का। ओके, जैसे रिसोर्सेज से इनपुट से आउटपुट जाएगा, ये इन्वायरमेंट से ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, और ऑर्गेनाइजेशन से एनवायरमेंट की तरफ क्या जाएगा? आउटपुट टू इनपुट। इन्फॉर्मेशन की बात करें तो कस्टमर का जो नीड है वो जाएगा, कस्टमर का नीड पता चलेगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू पब्लिक। ये हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट आता है टॉपिक वाई इन्वायरमेंट एनालिसिस, या इन अदर वर्ड्स पूछ सकता है रीजन ऑफ डूइंग इन्वायरमेंटल एनालिसिस, यानी कि मतलब हुआ कि इन्वायरमेंट एनालिसिस करना क्यों जरूरी है। ओके, उसका रीजन क्या है इन्वायरमेंट एनालिसिस करने का? तो इसका रीजन है, जब हम इन्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं तो प्रोवाइड्स, इन्वायरमेंट एनालिसिस करने से मिलता है प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग। हम इन्वायरमेंट जब एनालिसिस करते हैं तो हम समझ पाते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है ऑफ करेंट एंड पोटेंशियल चेंजेस, यानी कि जो इन्वायरमेंट में चेंज हुआ अगर हम एनालिसिस करते हैं तो उसका अंडरस्टैंडिंग समझ आती है कि आखिर करेंट और जो पोटेंशियल चेंजेस है वो क्या क्या है, ये पता चलती है। दूसरा, प्रोवाइड एनालिसिस जब करते हैं तो दूसरा चीज कि वो एनालिसिस करने से हमको इनपुट मिलती है, प्रोवाइड इनपुट फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। हमको डिसीजन मेकिंग करने के लिए इनपुट मिल जाती है। एनालिसिस करते हैं तो क्या होता है? एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है चेंजेस का, और दूसरा इनपुट हमको मिलती है जो कि डिसीजन मेकिंग में काम आएगी। तीसरा, थर्ड जो है हमको फेस
फैसिलिटेट स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, यानी कि नॉर्मली जो मैनेजमेंट का जो सोचता है, जिस तरह से सोचता है वो सोचने को उसके तरीका बदल जाता है, उसका थॉट प्रोसेस जो है चेंज हो जाता है। जब इन्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं तो उसके एक तीसरा उसका एनालिसिस करने का मेन मकसद है कि जो मैनेजमेंट का सोचने का प्रोसेस है, थॉट है, प्रोसेस है, वो चेंज हो जाता है और स्ट्रेटेजिक थॉट करने लगता है, थिंकिंग करने लगता है या थिंकिंग करने लगता है। ठीक है, तो हम इसीलिए इन्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं। ओके, अब आता है फैक्टर नीड्स टू बी कंसीडर्ड इन एनवायरमेंट स्कैनिंग, यानी कि एक तरह से इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या है और जब इन्वायरमेंट स्कैनिंग करते हैं तो उसमें कौन कौन से फैक्टर जो है कंसीडर किया जाता है। तो इसमें जो स्कैनिंग करते हैं तो 4 तरह का फैक्टर निकल कर आता है। जैसे कि हम स्कैन करते हैं मोबाइल में तो उसमें जो एरर बताता है, जो डिफिकल्टी होता है सामने आता है, तो वही जब इन्वायरमेंट स्कैनिंग करते हैं तो उसमें कुछ फैक्टर होता है जो स्कैनिंग करने पर बाहर आता है। क्या है? इवेंट्स का पता चलता है, दूसरा ट्रेंड्स क्या क्या है अभी चल रहा है बाहर वो उसका पता चलता है, और तीसरा इश्यूज क्या क्या है वो पता चलता है, और एक्सपेक्टेशन क्या है। तो इन्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं तो इसमें 4 फैक्टर आता है। कौन कौन सा? इवेंट्स, ट्रेंड्स और इशू और एक्सपेक्टेशन। ठीक है, यानी कि एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट एनालिसिस इसी चार फैक्टर को जो है ध्यान में रखते हुए स्कैनिंग करते हैं कि पता लगाने के लिए कि आखिर इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है, कस्टमर का एक्सपेक्टेशन क्या है, और इशू क्या फेस कर सकते हैं इन फ्यूचर, एंड इवेंट्स क्या है। तो ये हमारा हो गया क्या? इन्वायरमेंट एनालिसिस। और जब हम एनालिसिस करते हैं, जब ये चार फैक्टर को जो हम स्कैनिंग करते हैं, तो स्कैनिंग करने पर ऑर्गेनाइजेशन को ये आइडेंटिफाई कर लेता है। ऑर्गेनाइजेशन जब एनालिसिस स्कैनिंग करता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करता है, कि उसके लिए जब स्कैनिंग किया है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है और उसके लिए थ्रेट क्या है। ये दोनों चीज जो है ऑर्गेनाइजेशन को स्कैनिंग करने के बाद पता चल जाता है। ओके, ये हमारा इन्वायरमेंट स्कैनिंग था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस इन्वायरमेंट का, कि फंक्शंस, जो बिजनेस का फंक्शंस है, इनपुट टू आउटपुट जो भी है फंक्शंस, ये जो फंक्शंस है उस फंक्शंस पर बिजनेस के इन्वायरमेंट क्या क्या इन्फ्लुएंस डालता है। आप समझे? नहीं समझे? ओके, इनपुट से हमारा वो बिजनेस क्या करता है? आउटपुट तक जाता है, और आउटपुट तक जाने के लिए क्या होता है? बीच में प्रोसेसिंग होता है। तो यहाँ से प्रोसेसिंग हुआ इनपुट से, और प्रोसेसिंग से आउटपुट। तो बोल रहा है टॉपिक हमारा कि इन्वायरमेंट जो है ये इनपुट टू आउटपुट होने तक क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है। तो इन्वायरमेंट जो है हर स्टेज पर, यानी कि इनपुट जो हो रहा है वहां पर भी इन्फ्लुएंस डालेगा, ये प्रोसेसिंग हो रहा है यहाँ पर भी इन्फ्लुएंस डालेगा, और जो आउटपुट बनकर आया वहां पर भी इन्फ्लुएंस डालेगा। तो हमारे तीनों स्टेज पर जो है इन्वायरमेंट जो है इन्फ्लुएंस अपना डालेगा। इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस करेगा, इनपुट के स्टेज पर भी इन्फ्लुएंस करेगा, प्रोसेसिंग पर भी इन्फ्लुएंस करेगा, और आउटपुट पर इन्फ्लुएंस करेगा। इनपुट में क्या क्या करेगा? इनपुट में क्या क्या होगा हमारा? ह्यूमंस, फिजिकल, फाइनेंस, और प्रोसेसिंग में क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है इनपुट टू आउटपुट, और आउटपुट जो है हमारा निकल कर आया प्रोडक्ट कोई या सर्विस। ओके, ये प्रोडक्ट और सर्विस। तो इन्वायरमेंट जो है इन्फ्लुएंस डालेगा अपने हर फैक्टर से। उसके फैक्टर में क्या है अभी हम देखेंगे, माइक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर और मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर, जिसमें कस्टमर, कंपटीटर्स, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट, सप्लायर्स, ये सभी फैक्टर्स जो है। ठीक है, तो ये सभी फैक्टर्स जो है मिलकर इन्फ्लुएंस डालता है ये फंक्शन ऑफ बिजनेस। ये हमारा क्या है? इनपुट टू आउटपुट, ये बिजनेस फंक्शन है। तो अब ये टॉपिक समझ में आया क्या बोल रहा है? ये हमारा बिजनेस फंक्शन है। टॉपिक बोल रहा है फंक्शंस ऑफ बिजनेस एंड इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस, यानी कि जो भी फंक्शन है बिजनेस का उस पर इन्वायरमेंट का क्या इन्फ्लुएंस है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या कंपोनेंट है? इसका कंपोनेंट है, एक इंटरनल होता है, इंटरनल, नेक्स्ट एक्सटर्नल। ओके, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर, दो तरह का कंपोनेंट होता है। तो हम इंटरनल कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या होता है? इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल को हम
माइक्रो भी बोलते हैं और एक्सटर्नल को मैक्रो भी बोलते हैं। ओके, तो माइक्रो और मैक्रो को ये फैक्टर जो है कंपोनेंट, या इसको यहाँ पर इसको फैक्टर भी बोल सकते हो। ओके, फैक्टर्स या कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो माइक्रो में क्या क्या आता है आपका? कस्टमर्स, कंपटीटर्स, ऑर्गेनाइजेशंस और मार्केट सप्लायर्स और इंटरमीडिएट। और मैक्रो में क्या आता है? मैक्रो में आता है डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक। तो पहले हम इसको याद करने का, इसको हम कॉस्मिक वर्ड यूज करते हैं। C फॉर कस्टमर, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर सप्लायर, M फॉर मार्केट, I फॉर इंटरमीडिएट और C फॉर कंपटीटर्स। ओके, और इसको जो है इसको हम याद रखेंगे TED GPS से। ओके, T फॉर, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं सीक्वेंस में, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इकोनॉमिक, D फॉर डेमोग्राफिक और टेड हो गया, और GPS D से ग्लोबल, और P से पॉलिटिकल लीगल, और S से हमारा सोशल कल्चर। ये हो गया। अब समझो आप इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल जो फैक्टर है, ठीक है, इंटरनल फैक्टर है जो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके इमीडिएट पेरिफेरी, जिसको हम क्या बोलते हैं? इमीडिएट पेरिफेरी बोलते हैं, यानी कि उसके मतलब कि नजदीक में होता है। ऑर्गेनाइजेशन के नजदीक में कौन सा फैक्टर होता है? माइक्रो फैक्टर होता है। जैसे कि कस्टमर, कंपटीटर, ये ऑर्गेनाइजेशन के मतलब नजदीक में रहता है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन पे क्या चीज करेगा? ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या चीज है? या तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेंथ होगा या उसके लिए वीकनेस साबित होगा ये फैक्टर। या तो ऑर्गेनाइजेशन का भी स्ट्रेंथ बनेगा या ऑर्गेनाइजेशन के लिए वीकनेस बनेगा। ये फैक्टर जो नजदीक रहता है, कोई सबसे नजदीक रहता है, कौन सा फैक्टर? इंटरनल या माइक्रो। और मैक्रो इन्वायरमेंट, ये जो फैक्टर है मैक्रो या एक्सटर्नल, ये इन्वायरमेंट को क्या देगा? या तो अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा या थ्रेट देगा, थ्रेट होगा। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट किससे आता है? एक्सटर्नल या माइक्रो इन्वायरमेंट से या फैक्टर से। तो जैसे कि हम लोग देखे थे इन्वायरमेंट स्कैनिंग में, तो वहां पर भी जब चार फैक्टर को स्कैन किए थे, क्या चीज स्कैन किए थे? इशू, इवेंट्स, ट्रेंड और एक्सपेक्टेशन। तो उसमें भी जो आइडेंटिफाई किया था स्कैन करके, तो उसमें भी आया था आइडेंटिफाई करके क्या? अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट क्या क्यों आया था? क्योंकि हम स्कैनिंग ही किए थे एक्सटर्नल फैक्टर का या मैक्रो का, इसीलिए वहां पर भी जब इन्वायरमेंट स्कैन भी किए थे तो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ही आइडेंटिफाई हो पाया था। तो ओके, तो मैक्रो से अपॉर्चुनिटी और थ्रेट और माइक्रो से स्ट्रेंथ या वीकनेस। ओके, तो ये हमारा हो गया। और हर एक फैक्टर जो है अब नेक्स्ट पार्ट में जो है डिटेल जाएंगे। और यहाँ पर मैक्रो में इसका तो बहुत लंबा टॉपिक है, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर एक फैक्टर जो ग्लोबलाइजेशन के अलग से टॉपिक बने हैं। ठीक है, थैंक यू।